हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारी आंसर की आ चुकी है इस अटेम्प्ट की। एंड मैंने सारी आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो देख लिया है। एंड उसके हिसाब से मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस चैलेंज होने के लिए हैं, एज ऑलवेज एनटीए हमें डिसअपॉइंट करने में कोई कमी छोड़ता नहीं है। तो आई हैव टेकन एटलीस्ट 14 क्वेश्चंस, मोर देन 10 क्वेश्चंस या 14 क्वेश्चंस, जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं, या एक दो उसमें से डिबेटेबल भी हैं कि वो चैलेंज होंगे या नहीं होंगे। बट हियर वी विल सी द, हम तो सारा पेपर नहीं देखेंगे, बस जितने क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए हैं हम वो जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो है, ये इन्होंने जो पैराग्राफ दिया था ये हमारा पेपर वन का क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, हमारा पेपर वन का क्वेश्चन है, इसकी आईडी है 528। हियर इट इज, स्टाइलस। इसका जो आंसर होना चाहिए ना, वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। सॉरी, नॉट 3, इन्होंने 3 दे रखा है, आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। रिड्यूस प्रोस्पेक्टिव प्रोडक्टिविटी, इसमें पूछा हुआ है द कन्वर्जन ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चरल पर्पसेस इनडायरेक्टली। जब आप लैंड को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इनडायरेक्टली बदलते हो तो उसकी वजह से क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें बहुत कॉमन सेंस के साथ भी पता है कि जब आप किसी भी लैंड को एग्रीकल्चर में बदलते हो, तो जब आप उसमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते रहते हो तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। और यहीं पे इन्होंने ये बात ऊपर भी लिखी हुई है आपकी, इधर ये रही, द कन्वर्जन ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर पर्पसेस ऑल्टर्स द एंटायर इकोसिस्टम। सारी इकोसिस्टम को ये ऑल्टर कर देता है। एंड द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक कम्युनिटीज डिमिनिशेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे कम करने की बात कर रहा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 3। एनटीए ने हमें ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, बट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नाउ नेक्स्ट इज आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला आपका एक डाउट, या फिर हम कह सकते हैं एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। सॉरी, इस पे ना राइटिंग ऐसी आएगी, ऐसी मेरी राइटिंग बिल्कुल नहीं है, बट इस पे ऐसी आएगी राइटिंग। तो यहाँ पे आपका इन्होंने पूछा हुआ है कि ये जो आपका ग्रोइंग ओरिएंटेशन, ग्रोइंग पैसिफिक ओरिएंटेशन है ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी हैज बीन मोस्ट एविडेंट इन द कंट्रीज डीपनिंग रिलेशंस विद। कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है आपकी, पैसिफिक ओरिएंटेशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो इंडिया की जो आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आपको किसके साथ, उसके उस वजह से इंडिया जो है अपने किसके साथ रिलेशन ज्यादा डीप कर रहा है। तो वो अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, ये इसलिए डिबेटेबल है क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे एक आपकी चीज आ जाती है कि एक तो ये रीजन वाइज बोल रहा है इस बात को, या फिर ये जो है आपका आपको इस बात पे बोल रहा है कि किसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, इंडिया। अगर हम रीजन वाइज देखें तो यहाँ पे दो ही कंट्रीज आती हैं, इंडो पैसिफिक में आपका, या फिर पैसिफिक में आपका दो कंट्रीज ऐसी आती हैं ऑप्शंस में से, जापान और आपका, जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि इस इंडो पैसिफिक को बचाने के लिए, या पैसिफिक को बचाने के लिए, यहाँ पे यूएस से भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। यूएस से यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व है इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है वो आपका ट्रेड वगैरह होने नहीं देता, चाइना इसको पूरा कब्जाना चाहता है। और यूएस से, अगर चाइना ने इसको कब्जा लिया तो यूएसए का ट्रेड वगैरह हिंडर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, किसी को भी नहीं चाहिए कि चाइना वहां पे ज्यादा टाइम तक रहे। ठीक है, तो इसलिए यूएसए यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन रीजन में यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है, कौन एक्चुअली में यहाँ पे है, वो जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे एक क्वाड वाला एंगल बन रहा है और एक आपका रीजन वाला एंगल बन रहा है। अब अगर तो एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ रीजन के हिसाब से पूछा कि इस रीजन में हम किन कंट्रीज के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इस रीजन में हम अब सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व हैं वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर उनका क्वेश्चन कहने का मतलब ये था कि भाई
किस रीजन से या फिर हम इस रीजन में किस कंट्रीज का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इंडिया के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ज्यादा एविडेंट है, तो वो आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, आपका वो क्वाड वाला एंगल आ जाएगा। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है ना, या ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, वो इसलिए थोड़ा ज्यादा डिबेटेबल हो जाता है क्योंकि आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सही है और आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हम सही मान सकते हैं। उनके वो डिपेंड एंटायरली इस बात पे करता है कि जो एग्जामिनर है उसने क्वेश्चन जो फ्रेम किया है वो किस तरीके से फ्रेम किया है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो बहुत ही इन्होंने पता नहीं क्यों करा है इस क्वेश्चन के साथ ऐसा। तो इसमें आपका आ जाता है कि ये जो रियलिज्म है, रियलिज्म का तो इन्होंने सही मार्क करा है, चलो कि रियलिज्म का आपका केनेथ वॉल्स आएंगे, ये आपके न्यू जो रियलिस्ट है या फिर जो स्ट्रक्चरलिस्ट है उसमें आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, इसमें इन्होंने क्वेश्चन इसका जो सही आंसर दे रखा है वो इसमें इन्होंने 3 दे रखा है। ये इन्होंने आंसर ठीक दे रखा है, बल्कि ये आंसर ठीक नहीं होगा। चलो ए का हमने 4 मान लिया, केनेथ वॉल्स मान लिया, बी का ये फर्स्ट कह रहे हैं, बी का फर्स्ट नहीं हो सकता है, बी का एम डियोल होगा। एंड्रयू लिंकलेटर को आप किसी भी लिबरल या फिर उसमें नहीं डाल सकते हो, वो मोस्टली कम्युनिटेरियन थिंकर में आते हैं, और एम डियोल तो बहुत बड़े लिबरलिस्ट थिंकर हैं, तो आप बी का फर्स्ट तो दे ही नहीं सकते हो, बी का आपको एनी हाउ थर्ड देना पड़ेगा, और बी का थर्ड होते ही जो ऑप्शन है वो जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो सही हो जाता है। तो या तो ये कंप्लीटली आपका ड्रॉप होना चाहिए कि अगर आपको नहीं देना है एंड्रयू लिंकलेटर को, आपको आप उसमें नहीं डाल सकते हो इसको, एंड्रयू इन्होंने सी का हाँ थर्ड दिया है, और एंड्रयू लिंकलेटर को इन्होंने किसमें डाला है, लिबरलिज्म, कि आप एंड्रयू लिंकलेटर को तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हो लिबरलिज्म में, और आप जो एम डियोल है आपका, आप उसको रियलिज्म में ही वो एम डियोल है आपका, वो आप लिबरलिज्म में ही डाल सकते हो, उनको आप कहीं और नहीं डाल सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है या तो इसका ऑप्शन बी होगा, या फिर ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से जो आपका क्वेश्चन है उसको ड्रॉप करा जाएगा। अब वो एनटीयू के ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी चैलेंज्ड। दिस इज आईडी 615। सिस्टम थ्योरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो इन्होंने इतना ऐसा काम किया है ना, बिल्कुल इसका इन्होंने दे रखा है, सिस्टम थ्योरी को इन्होंने कनेक्ट कर रखा था। मुझे इसका ऑप्शन नहीं याद उन्होंने कौन सा ऑप्शन टिक कर रखा था, बट हमें सबको पता है कि उन्होंने सिस्टम थ्योरी का वो गलत कर रखा था, और सिस्टम थ्योरी से ही इसको हम सही कर पाएंगे। सिस्टम थ्योरी से ही हमें पता लग जाएगा कि उन्होंने इसका आंसर गलत दे रखा है। तो ये रही आपकी सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी डेविड ईस्टन ने दी है, ठीक है आपका। और जिन बच्चों को बाकी का भी नहीं पता, तो पॉलिटिकल जो कल्चर है आपका वो आपका वर्मा ने दिया है, साइबरनेटिक्स आपका ये इन्होंने दिया है, कार्ल डब्ल्यू डिश ने दिया है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ए का थर्ड और सी का फोर्थ, ए का थर्ड और सी का फोर्थ के हिसाब से आपका ये फर्स्ट ऑप्शन, इस बच्चे ने जो ऑप्शन लगा रखा है फर्स्ट ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका सही बैठ जाता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपका सही नहीं बैठेगा, क्योंकि आप ए का थर्ड, सी का फोर्थ और कहीं पे है नहीं ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। इन्होंने पता नहीं कौन सा ऑप्शन लगा रखा था जिसमें इन्होंने, आई गेस इन्होंने थर्ड ऑप्शन सही माना था, थर्ड या फिर सेकंड ऑप्शन इन्होंने सही माना था। और अगर उसके हिसाब से हम देखें तो ए का सेकंड, सिस्टम थ्योरी सिडनी वर्मा नहीं दे सकते, थर्ड ऑप्शन, हाँ इन्होंने थर्ड ऑप्शन सही माना था, तो सिस्टम थ्योरी सिडनी वर्मा की नहीं है, सिस्टम थ्योरी हमेशा से ही डेविड ईस्टन के लिए फेमस रही है, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चैलेंज होगा आपकी क्वेश्चन आईडी 613। फिर आती है आपकी अमेरिकन स्ट्रगल वाज इंडीड अ रेवोल्यूशन। ये जो आपका पूरा स्टेटमेंट है ना, ये जो आपका स्टेटमेंट है पूरा, ये स्टेटमेंट आपका हाना आर्डेंट ने दिया है, थेरा स्कोपल का स्टेटमेंट नहीं है ये हाना आर्डेंट ने आपका स्टेटमेंट दिया है, तो इसलिए ये भी चैलेंज होगा 537 में। उनकी जो बुक है ना ऑन रेवोल्यूशन, उसमें ये उन्होंने जो आपका पूरा कोट है वो दे रखा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस अगेन ये चैलेंज होगा क्वेश्चन, या तो ये पूरी तरीके से ड्रॉप होगा या फिर इसमें फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ग्रुप 8 की, तो ग्रुप 8 आपका रशिया ज्वाइन करने के बाद, पहले वो ग्रुप 7 था जो 1967 में बना था, ग्रुप आपका 7, ठीक है। लेकिन रशिया के ज्वाइन करने के बाद, और रशिया ने इसको ज्वाइन करा था कब, आपका 22 जून को 19 1997 में, ठीक है। रशिया ने इसको ज्वाइन करा था 22 जून 1997 में। और आपका हमें पता ही है जो जीसीसी है वो आपकी बॉडी बनती है 1981 में, ठीक है। और आपका ये जो बिम्स्टिक है, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है बिम्स्टिक की, उसकी है 6 जून 1997। तो एनी हाउ आपका बिम्स्टिक पहले आया है इससे
ग्रुप 8 से, लेकिन अगर हम ग्रुप 7 का अगर ये लोग डेट लेके चल रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने दिया है कि इन्होंने सी को फर्स्ट माना है, सी को यानी कि बिम्स्टेक को फर्स्ट माना है, तो भी नहीं होगा। सी जो इन्होंने आंसर दिया है वो तो होगा नहीं, क्योंकि इनमें सबसे पहले आएगा आपका जीसीसी, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, और यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन नंबर 3 है उसके साथ इन्होंने ये गड़बड़ कर दी है कि जो आपका डी यहाँ पे इन्होंने दिया, डी के बाद इन्होंने बी दिया, ठीक है, ग्रुप 8 दिया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सीधा एससीओ दे दिया, बिम्स्टेक नहीं दिया, जबकि आपका पहले बिम्स्टेक आएगा उसके बाद आपका एससीओ आएगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर 4 के हिसाब से चले जहां पे ये कह रहे हैं कि ग्रुप बी, तो चलो मान लो हमने ये मान लिया कि आप यहाँ पे ग्रुप 8 तो आपने लिख दिया, लेकिन आपने डेट मानी है ग्रुप 7 वाली, जो कि आपका 1967 में फॉर्म हुआ था, ग्रुप 7 आपका 1967 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद आप ऐसे दे सकते हो फिर कि बी के बाद फिर आ जाएगा आपका डी, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, फिर आ जाएगा आपका बिम्स्टेक, फिर उसके बाद शंघाई कॉर्पोरेशन और फिर ब्रिक्स आएगा आपका। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर ये पूरा का पूरा ही आपका ड्रॉप होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन आईडी 588। फिर आपका ये आता है अरेंज क्रोनोलॉजिकली एज पर द डेट्स ऑफ द पब्लिकेशन। अब ये जो आपकी सबसे पहले वाली जो बुक है ना डी, सबसे पहले ये वाली बुक आएगी, आपकी आई थी 1822 में, उसके बाद आएगी आपकी कर्मयोग, ठीक है, फिर उसके बाद आएगी आपकी द रिलीजन ऑफ मैन, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, रिलीजन ऑफ मैन 1930 में इसको लिखा गया था, ये 1930 में आपकी पब्लिश हुई थी। और फिर आती है आपकी, हमें सबको पता ही है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे लास्ट में ये आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो आपका ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो अभी इन्होंने मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर दे रखा है, बट ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, तो ये जो है ये चैलेंज होगा आपका ऑप्शन, और दिस विल बी 577 इसकी आईडी है, क्वेश्चन आईडी। फिर आता है, ये तो हमें सबको पता है, बहुत सीधी सी बात है, इसका जो मैनिफेस्ट, ये सारी जो जितनी भी आपकी यहाँ पे आपकी डिप्लोमेसी की वर्ड्स दे रखे हैं या फिर आपकी स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं, डिप्लोमेसी की जो स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं, इनमें से जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी है सिर्फ ये जो है आपकी यूएसए की है, बाकी सारी ये चाइना को बिलोंग करती है। तो इसका ऑप्शन 3 ही होगा। इन्होंने इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी दे रखा है, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन यही होगा, और इसकी क्वेश्चन आईडी है 553। फिर आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्जिंग इंडिया एंड यूएस स्ट्रैटेजिक अलायंस एमिड एस्केलेटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइना। सबसे पहली बात तो इन्होंने खुद ही बोल रखा है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर बताना है। फिर इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को सही मान रखा है, जिसमें इन्होंने ये बात बोल रखी है कि एनहांस ग्रेटर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई सिक्योरिटी चैलेंज तो नहीं है ना, सिक्योरिटी चैलेंज तो हमें इन सब में भी, अगर हम टेररिज्म को देखें तो टेररिज्म में टेररिज्म, हमें टेररिस्ट अटैक चाइना से नहीं होते हैं, हमें डायरेक्टली मिलिट्री से होते हैं जो टेररिस्ट अटैक है, तो टेररिज्म तो वैसे ही हट जाता है हमारे पास से ऑप्शन। फिर आपका ये जो आपका और अगर टेररिस्ट अटैक होते भी हैं तो वो नॉर्थ ईस्टर्न के थ्रू चाइना जो है मैनिपुलेट कर देता है, तो वो टेररिज्म के लिए तो नहीं है, लेकिन मेनली आपका इंडो पैसिफिक के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना है वो अपना कब्जा बनाना चाहता है, वो अपना मेन यहाँ पे सारा इकट्ठा कर देना चाहता है, जिस तरीके से उसने इंडिया पे कब्जा कर रखा है, फिर इंडिया को एकदम सर्कल बनाना चाहता है वो, तो इसलिए वो इंडो पैसिफिक में घुसना चाहता है और इन सबका ट्रेड करने में मुश्किल करना चाहता है, चाहे वो यूएस से हो या फिर वो इंडिया हो। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, क्योंकि अगर यहाँ पे चाइना आ गया तो यहाँ पे हमें एक और ऐसे फोर्स की जरूरत है, एक ऐसी सुपर पावर की जरूरत है जो चाइना से भी ज्यादा सुपर पावर है। तो इसलिए यहाँ पे यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इंडिया के साथ रहता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही एक दूसरे के साथ रिलेशन है कि यूएसए नहीं चाहता है चाइना का इंडो पैसिफिक में इतना कुछ बढ़े, और जो आपका इंडिया है वो भी नहीं चाहता है कि यूएसए का भी जो इंडो पैसिफिक है, जो चाइना है उसका इंडो पैसिफिक में ज्यादा वो अपना इंडो पैसिफिक में प्रमोट करे या फिर वहां पे पूरा कब्जा कर ले इंडो पैसिफिक में, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट कॉज डीकोलोनाइजेशन। अब ये भी आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत एम्पायर में बहुत सारे जो आपके कंट्रीज थी वो निकल के आई थी, लेकिन वो आउट ऑफ कॉलोनाइजेशन नहीं आई थी, उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उनके लिए टर्म डिसइंटीग्रेशन यूज होता है। तो ई ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, इसमें ई ऑप्शन तो आंसर ही नहीं था, लेकिन इन्होंने मान क्या रखा है इसमें ऑप्शन ए डी ई, तो वो तो हो ही नहीं सकता, जो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है वो वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम डीकोलोनाइजेशन की आपकी बात करते हैं तो डीकोलोनाइजेशन का बहुत एक मेजर रीजन था वर्ल्ड वॉर सेकेंड और उससे आता हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस।
ठीक है, इससे आता हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये जितना भी आपका प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल पावर्स, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स भी हो रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा आपका रीजन रहा है। इफेक्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस और नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत एम्पायर कहीं से कहीं तक नहीं आता अनटिल और अनलेस वो इस बात को मान रहे हो कि भाई हम जो है आपसे सोवियत एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, उसमें उसको वो डीकोलोनाइजेशन कह रहे हैं। तो आपका प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल पावर्स, क्योंकि जो सोवियत एम्पायर है उसको पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट करने में बहुत सारी जो एक्सटर्नल पावर्स था उनका हाथ था। फिर सोवियत एम्पायर के अंदर अंदर लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे और वो फिर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया था। इस वजह से वहां से जो कंट्रीज थी वो नई निकल कर आई थी, अगर वो सोवियत यूनियन के एस्पेक्ट में कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा है। और सोवियत यूनियन का जो भी ये डिसइंटीग्रेशन हुआ, हम उसको डिसइंटीग्रेशन की तरह ही देखते हैं, हम उसको कभी डीकोलोनाइजेशन की तरह नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका फोर्थ होना चाहिए, ना कि थर्ड। आईडी इज 597। फिर आता है आपका, ये इन्होंने अपने अनसीन पैसेजेस दिए हैं और अनसीन पैसेजेस के आंसर ये खुद ही भूल गए हैं कि इनके अनसीन पैसेजेस का आंसर क्या है। इतना इतना मिनिमल क्वेश्चन, मतलब इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, उसका ये कैसे गलत कर सकते हैं आंसर। ये आपका आ गया इंटरस्टेट जो रिलेशनशिप है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उसका टर्म मंडला थ्योरी है। इन्होंने ये दे रखा है दुर्गालम्भोपाया, ये जो भी थ्योरी है ये उस थ्योरी को इन्होंने मार्क कर रखा है। इसका ऑप्शन इन्होंने सेकंड दे रखा है, बट हम सभी को पता है कि जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप की कौटिल्य की जो थ्योरी है उसको हम मंडला थ्योरी कहते हैं, वो मंडला थ्योरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ये जो आपका जो दूसरे वाला अनसीन पैसेज था ना, इसमें आपका इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया था। ये सारे जो क्वेश्चंस थे आपके थे, इसमें कोई इन्होंने पैसेज में कोई आंसर नहीं था। और इनको भी खुद ऐसा लगता है कि इनको भी खुद आंसर नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने दो के आंसर तो गलत ही दे रखे हैं आपको। ये जो आपका है, अ कन्वर्जेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एक्टर्स वाज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे जो डेवलप्ड और डेवलपिंग एक्टर्स हैं उनके जो ओपिनियंस है वो एक साथ आए थे। तो वो रियो डिक्लेरेशन में आए थे, जब आपको याद हो एजेंडा 21 साइन हुआ था, तो तब आए थे ये रियो डिक्लेरेशन के अंदर। ये दोनों ही जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने हाँ ये बोला था कि हाँ ठीक है, हम साथ में मिलकर काम करेंगे, हम इन सारे गोल्स की तरफ साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर रियो डिक्लेरेशन होगा। और इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दे रखा है, तो इसका आंसर वो नहीं होगा, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे आपका वो तो प्रोडक्ट था ना इसका। तो रियो डिक्लेरेशन जो है आपका वो मेन आंसर होगा। फिर आता है आपका, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेवरल इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इंप्लीमेंटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एजेंडा 21। तो उसमें से कौन कौन ये एजेंडा 21 के टाइम पे ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए थे टू प्रमोट इम्प्लीमेंटेशन और उसका एजेंडा 21 का वापस से डेवलपमेंट करने के लिए। तो सेवरल इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इम्प्लीमेंटेशन, और वो कौन थे एजेंडा 21 को करने के लिए? वो थे आपके रियो रियो कॉन्फ्रेंस आएगा इसका आंसर भी। ठीक है, इसका आंसर भी आपका रियो कॉन्फ्रेंस होगा। इन्होंने पता नहीं कौन सा दे रखा है, आई गेस क्योटो प्रोटोकॉल दे रखा था इन्होंने, या फिर जोहानिसबर्ग समिट दे रखा था, बट इसका आंसर आपका रियो कॉन्फ्रेंस होगा। ठीक है, तो आप ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो चैलेंजेबल हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमारा बच्चा है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कि मैम इसका क्या आंसर होगा कैप का। यहाँ पे सबको ही जो बी वाला है, बी वाला पॉइंट है, उसमें सबको कंफ्यूजन है, क्योंकि आर्टिकल 148 एक बात कहता है, 149 एक बात कहता है। सी, हम इस क्वेश्चन को चैलेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 148 भी इस बात को कह रहा है कि जो जितना भी आपका मैंडेट है, या 149 आपका इस बात को कहता है कि जो भी आपका मैंडेट है वो पार्लियामेंट से आएगा। लेकिन ये लिखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आएगा वो आपका। तो ये मुझे लगता नहीं है कि इस बात को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि, क्योंकि अगर ये आपका जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाता है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगा, ये क्वेश्चन सबके लिए ही ड्रॉप हो जाएगा। तो एक बार आप इसको चैलेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सब में ही बी ऑप्शन इज अवेलेबल। उसके अलावा जो ऑप्शन बचता है हमारे पास वो ए सी डी बचता है, और ए आपका आंसर होगा नहीं, तो कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं रहेगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो वो सबके लिए ड्रॉप हो जाएगा। बाकी दिस इज अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो चैलेंजेबल थे। एटलीस्ट आपके इसमें से दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, एक मिनट, दो क्वेश्चंस आपके डिबेटेबल हैं।
बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप चैलेंज कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम ये वाले क्वेश्चंस चैलेंज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप चैलेंज करो, कुछ क्वेश्चंस मैं चैलेंज करती हूँ। और अगर आपको पेपर 1 में, पेपर 2 में और भी ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं कि वो चैलेंजेबल हैं, तो आप मेरे को बताओ, मैं उनको चेक करूंगी। आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर आप यहाँ पे कमेंट्स में, यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में आप उनको डाल सकते हो और मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चंस और चैलेंजेबल हैं या नहीं है। और उसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, ताकि हमें कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकें कि इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी। वैसे मुझे लगता है कि जो पेपर 1 है आपका वो काफी मॉडरेट टू टफ के बीच रहा है, और टफर साइड थोड़ा, वो जो पेपर है आपका वो थोड़ा टफर साइड ज्यादा रहा है। तो हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी कट ऑफ के ऊपर हमें देखने के लिए मिले। भले ही आपका पेपर 2 इजी था, बट पेपर 1 बहुत सारे बच्चों के लिए टफ था। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती होगी, और जो आपके कम्युनिकेशन के नए क्वेश्चंस आए थे, इनफैक्ट एनवायरनमेंट के भी बहुत डीप क्वेश्चंस पूछ रखे थे, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रखे थे। आपका जो रिसर्च वगैरह है वहां से भी एक दो मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिखाई दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इस पेपर में 40 प्लस तो नहीं जा पाएंगे, 40 प्लस उनके क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे इस वाले पेपर 1 में। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे 30 टू 35 वाले जो हैं वो 30 टू 35 इतने क्वेश्चंस वो ठीक कर पाएंगे। 35 से ज्यादा क्वेश्चंस जो कर पाएंगे वो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी अपनी करी होगी। लेकिन जो, क्योंकि सभी लेवल के बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 टू 35 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो, या फिर इसमें आपका 28 भी हो सकता है। 28 टू 35 वाले जो क्वेश्चन है आपके बच्चे हैं, इतने ही बच्चे जो है मोस्ट प्रोबेबली पेपर 1 में सॉल्व कर पाए होंगे। बाकी तो हम जब रिजल्ट आएगा वो तब देखेंगे ही। आप अपने जो मार्क्स आपके बैठ रहे हैं वो आप शेयर करें, ताकि हम सबको एक आइडिया हो सके कि किसके कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, या किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसी हिसाब से हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और आपको जो भी कोई क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए मिले या लगे आपको कि ये चैलेंज होना चाहिए, तो आप उसको मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप ये यूट्यूब वीडियो पे भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि चैलेंजेबल क्वेश्चंस आपको कौन से लगते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।